निशा कई सालों बाद अपने माता पिता के घर लौट रही थी। वह अपने पुत्र विशाल एवं पति हरीश के साथ चेन्नई में रहती है। अब उसकी उम्र 55 के पार हो गई है। बालों में सफ़ेदी साफ साफ झलक रही है। आज सुबह में लगभग 9 बजे माँ पुत्र पटना हवाई अड्डे से एक सफ़ेद टाटा इंडिका मोटर गाड़ी से मुजफ्फरपुर जा रहे थे। गाड़ी नेशनल हाईवे पर हवा से बातें करते हुए दौड़ी जा रही थी। निशा गाड़ी के शीशे के बाहर खामोश नज़रों से यूं ही देखे जा रही थी। इतने दिनों के अंतराल में कितना कुछ बदल चुका था। सड़क के दोनों तरफ घनी बस्तियां बस चुकी हैं। पहले सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक खेत फैले हुए थे। अब खेतों का दायरा काफ़ी सिमट चुका है। इनकी जगह बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो चुकी हैं। गांव अब शहर नुमा दिखने लगे हैं। अब बहुत से घरों के आगे मोटर गाड़ियां लगी हुई हैं। पहले सड़कें टूटी फूटी और बड़ी बड़ी खाइयों से भरी पड़ी रहती थी। अब तो लगता है जैसे सड़कें रबर की बनी हुई हैं और एकदम से चिकनी और साफ सुथरी। तभी निशा की नज़र एक अधेड़ उम्र के सन्यासी पर पड़ी। वह सड़क के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे एक गेरुआ रंग का लंबा कपड़ा बिछाकर विश्राम कर रहा था। निशा ने उसे बड़े गौर से देखा और मन ही मन बुदबुदाई, यह तो प्रभास प्रतीत हो रहा है। उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। क्या हुआ माँ? विशाल ने अपनी माँ से पूछा। तुम गाड़ी में ही बैठे रहो, मैं उस सन्यासी से तनिक मिलकर आती हूँ, निशा ने कहा। अब दिन का करीब 11 बज रहा था। सूरज की किरणें मानो आग बरसा रही थी। उमस एवं गर्मी काफ़ी थी। निशा गाड़ी का दरवाज़ा खोल सन्यासी की तरफ बढ़ी। दुबला पतला शरीर, लंबे लंबे खिचड़ी बाल जो दोनों तरफ कनपटियों पर काफ़ी सफ़ेद हो चुके थे और सन्यासी के मुखड़े की आभा मंडल के तेज को और बढ़ा रहे थे। सन्यासी के शरीर का ऊपरी हिस्सा एकदम से खुला हुआ और निचले हिस्से में वह गेरुआ कपड़ा लपेटे हुए था। इतनी उमस एवं गर्मी में वह बड़े ही शांत एवं निश्चिंत भाव से सो रहा था। निशा उसे देखकर आश्वस्त हो चुकी थी कि यह प्रभास ही है। निशा ने उसे आवाज़ दी, प्रभास। सन्यासी ने आंखें खोली। सामने अधेड़ उम्र की महिला को देखकर वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। निशा ने पूछा, तुम प्रभास ही हो ना? शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं प्रभास नहीं हूँ, मैं शरणानंद सन्यासी हूँ, सन्यासी ने बड़े ही शांत भाव से कहा। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। तुम सन्यासी के वेश में प्रभास ही हो। अब तुम अपनी पहचान जानबूझकर मुझसे भी छुपा रहे हो। तुम संसार को धोखा दे सकते हो, मुझे नहीं, निशा ने रुआंसा होते हुए कहा। निशा ने आगे बोलते हुए कहा, उन दिनों को याद करो प्रभास, जब हम दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे। कॉलेज में जब भी मौका मिलता हम दोनों लाइब्रेरी में भागकर एक दूसरे से मिलते थे। हम दोनों घर से भागकर मंदिर में शादी करने का प्लान भी बना चुके थे और जब इस बात की भनक मेरे पिताजी को लग गई तब उन्होंने मेरे कॉलेज जाने पर पाबंदी लगा दी थी। फिर तुम एक रात अपनी जान पर खेल कर मुझसे मिलने मेरे घर आए थे। उस रात नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस रात हम दोनों अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाए थे और एक हो गए थे। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे जान को खतरा है और तुमको शहर छोड़कर हमेशा के लिए मैंने जाने को कह दिया था। उसके बाद तुम न शहर और न कॉलेज में दिखाई दिए थे और फिर कुछ दिनों बाद मेरे पिताजी ने मेरी शादी हरीश से कर दी थी, जो अपने माता पिता का इकलौता संतान है और चेन्नई में एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं। मुझे अपनी शादी की वह पहली रात अभी भी याद है, जब मेरे पति मेरे सामने शीश झुकाकर बहुत ही धीमी आवाज़ में मुझसे बोल रहे थे, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ,
मैं कभी पिता नहीं बन सकता। माता पिता का इकलौता संतान होने की वजह से मैंने उन दोनों का दिल नहीं दुखाया और तुमसे शादी कर ली। उन्होंने हाथ जोड़कर अपने द्वारा जानबूझकर किए गए अपराध के लिए मुझसे क्षमा मांगी और कमरे से बाहर निकल गए थे। शादी के लगभग 1 महीने बाद एक सुबह मुझे उल्टी सी महसूस हुई। मेरे पति के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और बोले, लगता है तुम माँ बनने वाली हो। तुमने सारे संसार में मेरी इज्जत और मान रख लिया है। मैं आज धन्य हो गया। मैंने पहली बार अपने पति में मनुष्य के रूप में ईश्वर को देखा था, जो यह जानकर भी बहुत खुश था कि मेरे पेट में पलने वाला बच्चा उसका नहीं था। बाद में विशाल का जन्म हुआ। मेरे पति उसे हर पल अपने सीने से लगाए रखते थे। आज भी जब वह लगभग 25 वर्ष का हो गया है, मेरे पति उसे अपने से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने देना चाहते हैं। निशा ने एक बार फिर सन्यासी की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, सच बताना, तुम प्रभास नहीं हो? आप व्यर्थ ही अपना समय बर्बाद कर रही हैं। मैं प्रभास नहीं हूँ। सन्यासी ने एक बार पुनः अपना वही उत्तर दोहराया। ठीक है, मैं अपने पुत्र, जो तुम्हारा ही अंश है, को बुलाती हूँ और तुम उसे देखकर कह दो कि तुम प्रभास नहीं हो। इतना कहते ही निशा ने विशाल को अपने पास बुलाया। लेकिन यह क्या? सन्यासी ने जब अपने हमशक्ल चेहरे वाले लड़के की शक्ल देखी तो उसके आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ आया। वह विशाल को अपने सीने से लगाकर सिसक पड़ा। उधर निशा की आंखों से भी आंसू अविरल टपक रहे थे। विस्मय से विशाल कभी सन्यासी और कभी अपनी मां को देखे जा रहा था। कहानी कैसी लगी कमेंट करके आप सभी ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल में नए हो या फिर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर